दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के करीब 2 महीने बाद बिहार कांग्रेस अब वापस मैदान में उतरने की तैयारी में है। जी हां, बिहार कांग्रेस के नेता अपने प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में 30 जनवरी से अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं बिहार में। जी हां, यात्रा कार्यक्रम को देखते हुए पार्टी ने 21 जनवरी से प्रस्तावित प्रमंडलवार बैठक का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया है, स्थगित कर दिया है। जी हां, भक्त चरण दास ने न्यूज चैनल को बताया कि पहले उन्होंने प्रमंडलवार बैठक का कार्यक्रम सुनिश्चित किया था, लेकिन देश और राज्य के माहौल को देखते हुए बैठक से ज्यादा जरूरी लोगों के अधिकार की लड़ाई है। इस वजह से बैठक के स्थान पर बापू की कर्मभूमि चंपारण से 30 जनवरी से अधिकार यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों भारत ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में टेस्ट सीरीज में पटकनी दी है। जी हां, पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में 2018-19 टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम करके जीत की हैट्रिक लगाई है। जी हां, इससे पहले भारत ने पिछले 2 सीरीज जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। 2018-19 में पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत ने 2-1 से, और उससे पहले 2016-17 में भारत ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को इतने ही अंतर से मात दी थी। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से धूल चटाते हुए टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। बिहार के वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल अगले 2 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। गृह विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए अधिसूचना जारी किया है कि एसके सिंघल को पदभार ग्रहण करने की तिथि 20 दिसंबर 2020 से लेकर 2 वर्षों के कार्यकाल यानी कि 19 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों राजपथ पर 26 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बिहार की बेटी और देश के पहली महिला पायलट भावना कंठ एयरफोर्स की झांकी में नजर आएंगी। जी हां, भावना कंठ का झांकी में शामिल होना न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। जी हां, 2018 में एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में तैनात भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा होगी। आपको बता दूं कि भावना कंठ मूल रूप से दरभंगा जिला के बाउर गांव की रहने वाली है। उसके पिता तेज नारायण कंठ बेगूसराय और फिर बाद में यूपी के मथुरा में रह रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इंडियन एयरफोर्स की टीम से पहली बार राजपथ के बाउर फाइटर जेट यानी कि रफाल भी उड़ान भरेगी। दोस्तों बिहार की राजनीति में बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा की एंट्री हो रही है। जी हां, सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा की राजनीतिक नेता तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के बाद सियासी कयास तेज हो गए हैं। जी हां, दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव से एक्ट्रेस नीतू चंद्रा की मुलाकात दूसरे मुद्दे को लेकर हुई है। दोनों की मुलाकात की खबरों और फिर तस्वीरों के सामने आने के बाद कयासों का दौर शुरू हो गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक्ट्रेस नीतू चंद्रा से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा से मुलाकात हुई है। बातचीत के दौरान बिहारी टैलेंट के लिए नए मौके, ब्रांड बिहार और युवाओं को कला संस्कृति खेल में बढ़ावा देने पर विचार किया गया है। युवाओं को गैर पारंपरिक फील्ड में सफल होने पर भी चर्चा की गई है। वहीं राजनीति के मुद्दे पर बातचीत से जुड़ी किसी भी तरह की खबर सामने नहीं आई है। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड फिल्मों में काम कर रही है। दोस्तों वेब चैनल अमेजॉन पर रिलीज हुई सीरीज तांडव पर बिहार में बवाल शुरू हो गया है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तांडव के निर्माता, निर्देशक सहित कई अन्य लोगों पर परिवारवाद दायर किया गया है। आपको बता दूं कि रिलीज के बाद से ही यह सीरीज विवादों में घिर गया है। इस सीरीज पर मंत्रालय ने भी अमेजॉन को नोटिस जारी किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार वासियों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार बिहार के 2 4 लेन सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किशनगंज जिला के बहादुरगंज, अररिया और मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार को 7,396 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जी हां, खबर के मुताबिक बिहार की इन दोनों सड़कों में 80% जमीन अधिग्रहण के बाद NH
एआई की बिहार इकाई ने इसके टेंडर के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है तथा टेंडर की भी मंजूरी दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि बहुत जल्द बहादुरगंज, अररिया और मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। खबर के अनुसार अररिया गलगलिया 4 लेन सड़क कुल 94 किलोमीटर लंबी है। वहीं मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाली सड़क 124 किलोमीटर लंबी है। आपको बता दें कि 103 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। जी हां, मंजूर हुए इस टेंडर में अररिया गलगलिया के 2 पैकेज का निर्माण होना है। पहले टेंडर में गलगलिया से बहादुरगंज के बीच सड़क बनेगी जो 50 किलोमीटर लंबी होगी। वहीं इसके निर्माण के लिए कुल 766 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जी हां, इसके लिए पहला टेंडर भी जारी कर दिया गया है। साल 2021 में 5 राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हां, इन 5 राज्यों में से सिर्फ असम में ही बीजेपी की सरकार है। जी हां, वही बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को हराने की हर संभव कोशिश में है। एबीपी न्यूज इन 5 राज्यों में सर्वे किया है। जी हां, सर्वे के मुताबिक असम में बीजेपी फिर वापसी करती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके वापसी कर सकती है। जी हां, एबीपी ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 234 सीटों में से बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को 60 से 68 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस डीएमके गठबंधन 158 से 166 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है। एएमएनएम को 0 से 4, एएमएमके को 2 से 6 और फिर अन्य को 0 से 4 सीटें मिल सकती है और विजयन पिनराई फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर से वापसी कर सकते हैं। जी हां, अगर केरल की बात करें तो केरल के ओपिनियन पोल के नतीजे के मुताबिक एलडीएफ को 81 से 89, यूडीएफ को 49 से 57, तो वही बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। इस चुनाव में अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दूं कि असम में बीजेपी फिर से वापसी कर सकती है। जी हां, एबीपी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी असम में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को 73 से 81 सीटें मिल सकती है। वही कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूपीए को 36 से 44 सीट पर जीत मिल सकती है। राज्य में सत्ता पाने के लिए मैजिक नंबर 63 है। जी हां, ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार के चुनाव में एनडीए को 43% वोट मिल सकते हैं। वहीं यूपीए के खाते में 35% सीटें जाने का अनुमान है। जी हां, एआईडीयूएफ के खाते में 8 सीटें जा सकती है। इसके अलावा अन्य को 14% वोट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला बहुत मजबूत है। जी हां, एबीपी सी वोटर के सर्वे में ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। जी हां, ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेगी। विधानसभा की 294 सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 154 से 162 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी 98 से 106 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जी हां, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 26 से 34 सीटें जाती दिखाई दे रही है। अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती है। वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी को 43%, बीजेपी को 37% और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12% वोट मिल सकते हैं। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो कांग्रेस प्लस डीएमके फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एसडीए यानी कि कांग्रेस प्लस डीएमके को 14 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि साल 2016 की विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को 17 सीटें मिली थी। इस बार 3 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जी हां, वही एनडीए यानी कि एआईएनआरसी प्लस बीजेपी प्लस से एडीएमके को 16 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि पिछली बार 12 सीटें मिली थी। वहीं एमएनएम का खाता खुलता भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बिहार में कोरोना टीकाकरण का दूसरा दिन 14,745 लाभार्थियों को वैक्सीन दी गई। जी हां, राज्य के 298 टीकाकरण केंद्र पर टीके लगाए गए। इन केंद्र पर सोमवार को 28,791 लाभार्थी के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित था, परंतु मात्र 14,745 लाभार्थियों का ही टीकाकरण हुआ। जी हां, राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार राज्य में दूसरे दिन 51% टीकाकरण हुआ, हालांकि पहले दिन 60% टीकाकरण किया गया था। राज्य में अब तक 599 टीकाकरण केंद्र पर 2 दिनों में 33,253 लाभार्थियों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। दोस्तों, बिहार से खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाने वाले लोगों को जल्द पटना में भी प्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध होगी। जी हां, अभी बिहार के लोगों को यह मेडिकल कराने के लिए दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता की दौड़ लगानी पड़ती है। जी, हजारों रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा लोग मेडिकल के नाम पर ठगी भी करते हैं। गल्फ एक्रीडेटेड मेडिकल सेंटर एसोसिएशन का केंद्र बनने के लिए अस्पताल 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जी हां, बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से हर साल बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में जाते हैं। जी, इनमें दुबई, सऊदी अरब,
अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन और कतर शामिल है। इनमें से कतर को छोड़कर बाकी सभी जगह गमका के सेंटर को प्री मेडिकल कराना जरूरी होता है। कतर के वीजा के लिए अलग से मेडिकल कराना होता है। अभी तक गमका की सूची में पटना सहित बिहार के किसी भी शहर का विकल्प उपलब्ध नहीं था, मगर अब प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स कार्यालय बिहार झारखंड की पहल के बाद अब गमका का केंद्र बिहार में भी खुलने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मार्च या फिर उसके अंत तक यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर मई महीने तक संपन्न हो जाएगा। इस बार के चुनाव में जहां पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए जा रहे हैं जिससे इस चुनाव की निष्पक्षता पर कोई भी सवाल न खड़ा हो। चुनाव आयोग के ताजा निर्देश के अनुसार बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र बूथ का गठन नहीं किया जाएगा। जहां किसी व्यक्ति की निजी भवन या परिसर में भी बूथ नहीं बनेगा और किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या फिर धार्मिक महत्व के स्थानों पर भी बूथों का गठन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा अब 60 साल की उम्र तक बढ़ा दी गई है। जी हां, पंचायत राज विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार करके राज्य कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। जी, स्वीकृति मिलते ही इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में पकड़ुआ विवाह की वजह से अब कुंवारे लड़कों की सुरक्षा खतरे में पड़ती जा रही है। जी, ऐसा ही एक वारदात होते होते तब बची जब लखीसराय जिला पुलिस की सक्रियता से एक लड़के का पकड़ुआ विवाह होते होते रह गया, बच गया। जी हां, लखीसराय जिला के सूर्यागढ़ थाना के खर्रा गांव से शादी की नीयत से अपहृत नाबालिग लड़की को सूर्यागढ़ पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधी सहित 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जी, साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए बोलेरो गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इसके पास से 4 मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस ने फिलहाल पूछताछ के लिए सभी को जेल भेज दिया है। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि शादी की नियत से नाबालिग के लड़कों का जबरदस्ती अपहरण किया गया था। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उसमें 3 कुख्यात अपराधी भी शामिल थे। लड़के द्वारा मना करने पर इन लोगों ने लड़के को बेरहमी से भी पीटा गया, जी और मारपीट की गई। अगर आप भी बेधड़क कहीं भी इधर उधर निकल जाते हो तो फिर सावधान हो जाइए, नहीं तो भी आप भी इस पकड़ुआ विवाह के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, बैंकिंग धोखाधड़ी आजकल बहुत बढ़ गया है। ठग लोगों के बैंक अकाउंट को निशाना बनाया जा रहा है। जी हां, कई लोगों की शिकायत आई है कि उनका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर दिया गया और उनको इसकी ठगी की भनक तक नहीं लगी। जी हां, दरअसल बैंकिंग धोखाधड़ी कई तरीके की हो सकती है। ऐसा ही एक तरीका आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड फोन नंबर का इस्तेमाल करके भी हो सकता है। इसीलिए याद रखें कि आपने बैंक खाता खुलवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था, अगर आप अब तक उस नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर तुरंत बदलवा लें। बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पैसे जमा होने और फिर निकलते समय मैसेज भेजता है। आपको बता दूं कि आप घर बैठे कैसे मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक की नेट बैंकिंग वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक करें। जी, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करें। यहां आपको स्टेट बैंक प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। इसको सबमिट करने पर पूरा प्रोफाइल और नंबर दिखाई देगा। यहां मोबाइल नंबर बदल लें। जी, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर आप बैंक जाकर अपना मोबाइल नंबर आसानी के साथ बदलवा सकते हैं। जी हां, आपको अपनी बैंक शाखा जाकर मोबाइल नंबर परिवर्तन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा आपको अपनी पासबुक और आधार कार्ड की फोटो को भी देनी होगी। इसके बाद बैंक आपका मोबाइल नंबर बदल देगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में सोमवार को शक्ति प्रदर्शन किया। जी, तो कोलकाता से शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार के ठेकेदार को बंगाल में लाकर उससे बुद्धि उधार ली जा रही है। दरअसल बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने प्रशांत किशोर को अपना चुनावी रणनीतिकार नियुक्त किया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराने के लिए प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को टीएमसी ने 400 करोड़ रुपए में हायर किया है। हाल के दिनों में टीएमसी छोड़ने वाले कई बड़े नेताओं ने प्रशांत किशोर की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। जी, पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर को जब ममता बनर्जी ने फटकार लगाई तो उन्होंने कहा है कि दागी छवि के लोग केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर से टीएमसी छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्हें चुनाव में हार का भी डर सता रहा है।
दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लाइव वेबिनार में घोषणा की है कि छात्रों से रिवाइज्ड सिलेबस के आधार पर आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि छात्रों को केवल अपनी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा और फिर सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम 2021 पर आधारित अन्य परीक्षार्थियों के लिए संशोधित सिलेबस का अध्ययन करना होगा। जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी केवल उसी भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने संबोधन के बाद उन्होंने छात्र छात्राओं के कई सवालों के जवाब भी दिए और उन्हें तनाव मुक्त रहने का टिप्स भी दिया। व्हाट्सएप की तरफ से लाई गई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर चुनौती पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। जी हां, हाईकोर्ट में अपील की गई कि सरकार को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है और कहा है कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट ऐप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करना चाहता है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। ऐसे में सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप एक निजी ऐप है। अगर इस ऐप से किसी को इतनी परेशानी है और ऐप निजता को प्रभावित करता है तो फिर इसे डिलीट कर दे, इसको चलाना छोड़ दे। दोस्तों राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। जी हां, कोहरे और बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। जी हां, आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी के मुताबिक उत्तर भारत में 22 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में घना कोहरा देखने को मिलेगा। सर्दी में इजाफा होगा क्योंकि पारे में जबरदस्त गिरावट की आशंका है। हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत और भगदड़ का दौर जारी है। जी हां, पार्टी के 27 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर बगावत का झंडा लहरा दिया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को अपना समर्थन देने की भी घोषणा की है। जी हां, इधर एलजेपी के बगावत पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने भी निशाना साधा है। इस बीच हालात पर विमर्श करने के लिए पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान ने अहम बैठक बुलाई। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कमजोर करने में एलजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब एलजेपी में पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान के खिलाफ बगावत के सुर फूट रहे हैं। जी हां, रविवार को पार्टी के पूर्व महासचिव केशव सिंह समेत 27 नेताओं ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उसके बाद लगातार पार्टी से इस्तीफा की दौड़ शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर आप रसोई गैस सिलेंडर खरीदना चाहते हैं और आपके पास एड्रेस प्रूफ का कोई भी कागजात नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो है इस दस्तावेज के बिना भी आप रसोई गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। पहले नियम था कि जिन लोगों के पास कोई भी एड्रेस प्रूफ हो वही रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर ले सकते थे, लेकिन देश के सरकारी तेल कंपनी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ ना हो तो भी गैस ले सकते हैं। जी हां, यहां जानना जरूरी यह है कि यह राहत सिर्फ 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर के लिए है, ना कि बड़ी गैस सिलेंडर के लिए। जी हां, बड़े सिलेंडर के लिए जो नियम पहले से लागू है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। छोटे सिलेंडर की जहां तक बात करें तो अब कोई भी देश का नागरिक बिना एड्रेस प्रूफ के 5 किलो का सिलेंडर ले सकते हैं। जी हां, ये सिलेंडर वैसे लोग ज्यादा उपयोग में लेते हैं जिनकी कमाई पर्याप्त नहीं होती है, यानी कि छोटी मात्रा में होती है। अब बड़े सिलेंडर का कनेक्शन पाने के लिए एड्रेस प्रूफ का होना जरूरी है। इसीलिए शहरों में रहने वाले जिन लोगों के पास अपना कोई भी अस्थायी पता का प्रूफ नहीं होता है वह इन सिलेंडरों का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों राज्य सरकार ने बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को भले ही सेवा विस्तार दे दिया हो, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी लगातार निशाने पर है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही बिहार के डीजीपी को फोन लगाकर आम लोगों और फिर पत्रकारों का फोन उठाने की सलाह दी थी और अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने डीजीपी एसके सिंघल को नसीहत दी है। दरअसल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां उनके सामने जहानाबाद जिले से जुड़ा एक मामला पहुंचा। इसके बाद डीजीपी एसके सिंघल को उसी वक्त तुरंत फोन लगा दिया और कहा कि जिले के एसपी आम लोगों की शिकायत नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है। तारकिशोर प्रसाद ने डीजीपी एसके सिंघल को कहा कि आप लोगों से मुलाकात और फिर उनकी शिकायत सुनने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 दिन जिलों के एसपी को बैठाना चाहिए।
दोस्तों बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए मंत्री मुकेश सहनी और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नामांकन किया है। जी हां, इस दौरान दोनों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। जी हां, इसके अनुसार शाहनवाज हुसैन पर मुकेश सहनी भारी पड़े। शाहनवाज हुसैन से अधिक संपत्ति उनकी पत्नी रेनू हुसैन के पास है। जी हां, शाहनवाज हुसैन की कुल संपत्ति 22,78,000 है। वहीं उनकी पत्नी के पास 1,92,00,000 रुपए की संपत्ति है। जी हां, शाहनवाज और उनकी पत्नी के पास खेती करने वाला कोई भी जमीन नहीं है। गाजियाबाद और नोएडा में एक फ्लैट है। एक का 1,50,00,000 और फिर एक का 1 करोड़ कीमत है। जी हां, शाहनवाज के ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। उनके पास 2006 मॉडल का एक एम्बेसडर कार भी है। बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने मुकेश सहनी और उनकी पत्नी की मुंबई में 18 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। जी हां, वे नीतीश कुमार की कैबिनेट के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंत्री हैं। उनकी संपत्ति के बारे में बात की जाए तो उनके बैंक खाते में 23,63,000 रुपए जमा है। जी हां, बॉन्ड और शेयर में 78,80,000 रुपए रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थानों में 14 लाख से अधिक का निवेश है। कैश में मुकेश सहनी के पास 45,500 रुपए जबकि पत्नी के पास 25,000 रुपए है। जी हां, मुकेश सहनी की संपत्ति सबसे अधिक मुंबई में है। मुंबई में उनके पास 3 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 7 करोड़ 47 लाख रुपए है। मुंबई में इनके पास 9 करोड़ 60 लाख रुपए का एक घर भी है। जी हां, पत्नी के पास भी मुंबई में एक घर फ्लैट है जिसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। पत्नी के पास 450 ग्राम का सोना जबकि मुकेश सहनी के पास 112 ग्राम का गोल्ड है। इतनी संपत्ति होने के बाद भी इनकी पत्नी पर 1.25 करोड़ से अधिक का लोन है। दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर आरजेडी में शामिल होने वाले श्याम रजक को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। जी हां, श्याम रजक को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके पहले उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन श्याम रजक ने उसे अस्वीकार भी नहीं किया था, स्वीकार कर लिया था। जी हां, श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने का फैसला पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लिया है। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। श्याम रजक को पिछले दिनों जब आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था उसी वक्त यह सवाल उठा था कि जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक का कद नीचे हो गया है। आपको बता दें कि श्याम रजक जदयू में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे और अब उन्हें आरजेडी के अंदर भी इसी पद पर तैनात किया गया है। दोस्तों पटना के इको पार्क के गेट संख्या 1 पर राजधानी पटना के किसी भी पार्क की सबसे बड़ी पार्किंग बन रही है। जी हां, पार्किंग का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही ये पार्किंग बनकर तैयार हो जाएगी। पार्किंग के बन जाने से पार्क में घूमने आने वाले लोगों को गाड़ी पार्क करने में सहूलियत होगी। फिलहाल इको पार्क के गेट संख्या 1 पर कोई भी पार्किंग नहीं है। जी हां, इसके चलते लोगों को अपनी गाड़ी पार्क के बाहर खड़ी करनी पड़ती है। दोस्तों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सोमवार को ट्वीट करके बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरजेडी शासनकाल और मौजूदा सरकार यानी कि नीतीश के कार्यकाल में हुई आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा देते हुए कहा है कि राजद की तुलना में नीतीश सरकार के 15 साल में हुए अपराध के आंकड़े 2 गुने से अधिक हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने तर्ज कसते हुए लिखा है कि ठोको ताली बजाओ गाल। आगे लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि अपराध 2 गुना फिर भी सुशासन राज। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब इसकी खबर सबको मिल जाएगी। घबराने की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बात पटना में स्थित जदयू कार्यालय पर जदयू के कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं के साथ बैठक पूरा करने के बाद कही है। आपको बता दें कि बिहार मंत्रिमंडल में कुल 4 घटक दल शामिल है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी, दूसरे नंबर पर जेडीयू और तीसरे और चौथे नंबर पर जीतन राम मांझी की पार्टी और सहनी की पार्टी शामिल है। जिसमें से आपको बता दें कि बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री अभी शामिल है। दोस्तों बिहार में कई फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति बिहार के मुखिया और ग्राम सचिवों के मिलीभगत से की गई है। जी हां, हाई कोर्ट के लगातार सख्ती के बाद भी शिक्षकों के दस्तावेज की जांच नहीं की गई है। आपको बता दें कि बिहार हाई कोर्ट ने शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के कई बार आदेश दिए हैं, लेकिन अभी इसको अमली जमा नहीं पहनाया गया है, जिससे अब बिहार सरकार काफी सख्त हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि निगरानी विभाग के अधिकारी के मुताबिक अभी 1,03,937 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सरकार में अभी तक जमा नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई के मोड में है जिन्होंने इन शिक्षकों के फोल्डर गायब किए हैं। आपको बता दें कि यह मुद्दा डायरेक्ट ग्राम प्रमुख और ग्राम सचिव से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब बिहार सरकार इन दोनों पर कार्रवाई करने के लिए अमली जमा पहनाने का काम कर रही है।
लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लंबे अरसे बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार को अपने निशाने पर लिया है। जी हां, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि जब गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है तब भी अपराध इतने बेखौफ कैसे हैं और नामी गिरामी लोगों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जी चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब तो समाज के रसूखदार और जाने माने लोगों की भी जान ले रहे हैं। गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कम से कम अब उनको बड़े कदम उठाने चाहिए। हमने नई सरकार को काम करने का मौका दिया है, ऐसा नहीं है कि दोबारा सरकार बनने के बाद हम बोरिया बिस्तर लेकर सरकार के पीछे पड़ गए। लंबे समय से बिहार में कानून व्यवस्था का यही हाल है। चुनाव के समय से हम ये बात उठाते आ रहे हैं। दोस्तों, युवा भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में 3 विकेट से जीत दर्ज करके 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज 2-1 से अपना नाम कर ली है। जी सीरीज में मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने चौथे टेस्ट में मिली जीत के बाद ट्वीट करके इंडिया टीम की प्रशंसा की है। इस जीत पर क्रिकेट से जुड़े कई दिग्गजों ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। जी हां, भारत ने लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया है। चौथे मैच में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में जीत का स्वाद भी चख लिया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया टीम को इस मैदान में 33 साल में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस बड़े नुकसान के बाद भी पश्चिम बंगाल में अपना किला बरकरार रख सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 294 में से 158 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जी हां, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दूसरे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर में भी उभरने के आसार हैं। ये बात सोमवार को राज्य में कराए गए एक सर्वे में सामने आई है। इस साल जनवरी में राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्र में 18,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा में कुछ नुकसान के साथ अब की बार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी की जीतने का अनुमान है, जबकि बीजेपी राज्य में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर सकती है। जी हां, 294 सीटों की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की ओर से 154 सीटों पर जीत हासिल करने का अनुमान है। पार्टी को 2016 में मिली 211 सीटों के मुकाबले 53 सीटें कम मिलने की उम्मीद है। जी हां, बीजेपी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। इस चुनाव में बीजेपी सरकार बनाती बेशक न दिखाई दे रही हो, लेकिन वे पिछली बार की 3 सीटों के मुकाबले आने वाले विधानसभा चुनाव में 102 सीटें जीत सकती है। जी हां, बीजेपी राज्य में अपने पिछले प्रदर्शन से ऐतिहासिक रूप से 99 सीटें ज्यादा जीत सकती है। इस बात की भी संभावना है कि कांग्रेस और वामपंथी दल एक बार फिर से राज्य में अपनी जमीन बचाने में कामयाब रहने वाले हैं, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मिली 76 सीटों की तुलना में इस बार उन्हें महज 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। जी हां, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने पिछले साल दिसंबर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। सर्वे में भविष्यवाणी की गई है कि अन्य दल राज्य में 4 सीटें जीत सकते हैं। सर्वे में बताया गया है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 44.9% वोट शेयर मिला था, जबकि इस बार उसके वोट शेयर में सेंध लगेगी, क्योंकि इस बार उसे 43% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। जी हां, पार्टी को आगामी चुनाव में 1.9% वोट शेयर गंवाना पड़ सकता है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे ममता बनर्जी के फैसले पर बीजेपी ने कहा है कि दूसरी ओर बीजेपी राज्य में अधिकतम वोट शेयर प्राप्त करने के लिए तैयार है और सर्वे में उसे 2016 में मिले 10.2% वोट शेयर की तुलना में इस बार 37.5% वोट शेयर प्राप्त करने की भविष्यवाणी की गई है। जी बीजेपी बंगाल में मतदाताओं के बीच ऐतिहासिक तौर पर पैठ बनाती दिखाई दे रही है और उसके वोट शेयर में 27.3% की बढ़त दिखाई दे रही है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस और वाम दलों को भी अपने वोट शेयर में बड़ी सेंध का सामना करना पड़ेगा। जी साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 32% वोट शेयर की तुलना में इनका वोट शेयर घटकर 11.8% रह जाएगा और उन्हें 20.2% की गिरावट झेलनी होगी। इसके साथ ही सर्वे में यह भी कहा गया है कि अन्य को 7.7% वोट शेयर प्राप्ट होंगे, जो 2016 के 12.9% वोट शेयर से 5.2% कम होगा। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि टीएमसी को राज्य में 154 में से 162 सीटों पर जीत मिल सकती है और वे सरकार बना सकती है। वहीं बीजेपी को 98 से 106 सीटें मिलने की संभावना है। यह सर्वे में सामने आया है कि कांग्रेस और वाम दल राज्य में 26 से 34 सीटें जीत सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती है। बीजेपी ने कई मौकों पर कहा है कि वह राज्य में लगभग 200 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।